नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधि गर्ग, सहायक प्रोफेसर आयुर्वेद, NIOS के सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप इन विषयों के बारे में थ्योरी में जान चुके हैं, विस्तार से आपने थ्योरी में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो आइए आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनुअल के बारे में भी जानते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहले जब कभी भी कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को रेफ़र करता है डॉक्टर के पास, तो वह अस्पताल में या किसी स्वास्थ्य कार्य केंद्र में उसको रेफ़र करता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जब आप एक अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को दृश्य देखने को मिल सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए एक नज़र उन सब विषयों पे डाल लेते हैं। अस्पताल परिदृश्य। जब आप एक अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्वागत कक्ष, रिसेप्शन दिखाई देता है, जहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं या फिर मरीज़ का पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं बहिरंग विभाग, जिसे हम OPD बोलते हैं, जहाँ पर विभिन्न विशेषज्ञ बैठे होते हैं और वो विभिन्न बीमारियों से रिलेटेड आपको इलाज देते हैं, चिकित्सा की सुविधा देते हैं। उसके बाद अस्पताल में होता है एक अंतरंग विभाग, जिसे हम IPD बोलते हैं, इन पेशेंट डोर, जहाँ पर कि गंभीर रोगों से संबंधित रोगियों को भर्ती किया जाता है और उनका वहाँ पर इलाज किया जाता है। इसके अलावा जब आप स्वागत कक्ष रिसेप्शन एरिया में जाते हैं तो वहाँ उसके पास में आपको प्रतीक्षा क्षेत्र, वेटिंग एरिया दिखाई देता है, जो कि रोगी व रिश्तेदारों के लिए होता है, जहाँ पर कि रोगी अपना इंतज़ार करते हैं। रिश्तेदार जो हैं रोगियों के लिए या रोगियों से मिलने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो वह एरिया आपका प्रतीक्षा क्षेत्र होता है। आइए एक दृश्य नज़र डालते हैं आपके अस्पताल के अंदर के हिस्से पे, जो हमने अभी आपको ये अस्पताल का परिदृश्य बताया है, दिखाया है। इस पे एक हम आप वीडियो के ज़रिए एक नज़र डालते हैं। आइए अस्पताल में देखते हैं जो हमने चीज़ें देखी हैं। ये पंजीकरण एरिया है, जहाँ पर कि हमने बताया पर्चे बनते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। और आप ये साथ में देख सकते हैं, ये वेटिंग एरिया है, जहाँ पर कि मरीज़ बैठे हुए हैं, रिश्तेदार बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी बारी के आने का। और ये जैसे एक व्यक्ति ने अपना पर्चा बनवाया है दिखाने के लिए, डॉक्टर के से सलाह मशवरा करने के लिए। और ये OPD एरिया है, जहाँ पर एक मरीज़ जो है दिखाने के लिए OPD में जा रहा है। और ये IPD है, जहाँ पर मरीज़ों को भर्ती किया जाता है। इमरजेंसी नंबर वहाँ पर लिखे होते हैं, किस में कब करना है। और ये डे केयर वार्ड आप देख रहे हैं। आइए, ये तो हमने अभी देखा कि एक अस्पताल के अंदर क्या दृश्य हमें दिखता है और हम कैसे अगर अस्पताल के अंदर जाते हैं तो हमें कहाँ पर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण दिखाना है, किस OPD में दिखाना है। तो ये हम इससे अच्छी भांति भली भांति जान गए हैं कि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो रिसेप्शन एरिया पे आप मदद मांग सकते हैं। कई जगह अस्पताल में जो रिसेप्शन एरिया है वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और कई जगह पर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग जगह बनी होती है, तो वह आप रिसेप्शन एरिया से जान सकते हैं। तो वेटिंग एरिया आपने देखा कि जहाँ पर आप रोगी व्यक्ति को, उनके रिश्तेदारों को थोड़ी देर इंतज़ार करा सकते हैं, जब तक उनकी बारी नहीं आती है तो वहाँ पर वे लोग इंतज़ार कर सकते हैं। जब आप एक अस्पताल में जाते हैं या किसी रोगी व्यक्ति को आप छूते हैं, देखते हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता होना बहुत आवश्यक है, जो हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। ये सिर्फ रोगी व्यक्ति के लिए ही नहीं है, अपने लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता में जो एक रोगी के लिए और एक हमारे खुद के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए जानें कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जहाँ पर हमें चाहिए कि स्वच्छता होना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम जानते हैं कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या समझते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य हमारे शरीर की स्वच्छता से है। इसका व्यापक अर्थ स्वास्थ्य को संरक्षित व संवर्धित करना है, अर्थात हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता अनिवार्य है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये हम सभी जानते हैं, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता में कुछ निहित महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ पर हमें व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक होती है।
तो सबसे पहले है जैसे आँख, नाक, कानों की देखभाल, कि आँखों में हम स्वच्छ पानी के छींटे मारें, नाकों को हम साफ़ रखें, इनमें कोई मैल जमने ना दें। कानों को भी ऐसे ही देखभाल रखें, क्योंकि कान हमारे सुनने का कार्य करते हैं, तो कानों में कोई मैल जमा ना होने दें, इनमें कोई नुकीली चीज़ों से कानों को साफ़ ना करें। ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। बालों की देखभाल करना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा इनमें जुएँ पड़ सकती हैं या ये गंदगी इनमें पड़ती है तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं या फिर इनका जो प्राकृतिक रंग है वह खराब हो सकता है। तो इसलिए बालों की देखभाल करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ मौखिक स्वच्छता अर्थात जो ओरल हाइजीन है, जो आपका मुख है, उसकी स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि दांत, जीभ और मुख आपके आते हैं। अगर आप दांतों को साफ़ नहीं रखेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। आप देखते हैं कि दांत जो है कई लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं या समय से पहले ही गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मौखिक स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ में आपकी भोजन की स्वच्छता, जो भी आप भोजन खाते हैं वह शरीर के लिए आवश्यक होता है। यदि वह स्वच्छ नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, इसलिए भोजन की स्वच्छता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में जब आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं तो आपको लोगों को ये भी बताना होगा कि हाथ जो है अच्छे से धोने चाहिए। तो इसमें हाथों को धोने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप व्यक्तिगत स्वच्छता में आइए जानते हैं कुछ और बातें जो कि एक व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर हम मानते हैं। जैसे प्रातः जल्दी उठना, हमने जैसे भी पिछले स्लाइड में बताया आपको, आँख, नाक, कान और बालों की देखभाल, मौखिक स्वच्छता, हाथों को धोने की विधि, ये भी आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। नियमित रूप से शौच जाना, ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। यदि आप नियमित रूप से शौच नहीं जाएंगे तो जो शरीर के अंदर मल है वह संचित होते रहेंगे और वह बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए नियमित रूप से शौच जाना भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। शौच जाने के पश्चात तथा खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए और नियमित रूप से मंजन व स्नान करना चाहिए। भोजन की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या बिंदु हमें जानने चाहिए। और इसमें हम ये भी लेके चल सकते हैं कि जो आप कपड़े पहनते हैं वह साफ़ सुथरे हों और हो सके तो उन पे प्रेस किया हुआ हो, ताकि आप अच्छे दिखें। ये सब भी व्यक्तिगत स्वच्छता में ही आते हैं। आइए हम जैसे बात कर रहे थे कि हाथों को जो है धोना है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं जो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जानते हैं कि हाथों को कब कब धोना चाहिए। कार्य करने के स्थान पर जैसे अस्पताल आदि के पहुंचने के बाद तथा निकलते समय आपको हाथों को धोना चाहिए। किसी रोगी के संपर्क में आने, जांच करने से पहले और बाद में, अर्थात अगर आप किसी रोगी के संपर्क में आने वाले हैं या उसको टच करना है, उनको जैसे ड्रिप चढ़ानी है, इंजेक्शन लगाना है, तो आपको हाथों को धोना चाहिए। या उनकी कोई जांच करनी है आपको तो हाथों को धोना चाहिए। और उनको छूने के बाद भी आपको हाथों को धोना चाहिए। माँ और शिशु को छूने से पहले, दस्ताने, गाउन पहनने से पहले और उतारने के बाद। जब आप माइनर ओटी या मेजर ओटी में होते हैं, वहाँ पे दस्ताने या गाउन आपको पहनने होते हैं, तो वहाँ पर आपको हाथों को अवश्य धोना चाहिए, ताकि आपके हाथों में जो गंदगी है या जो कीटाणु हैं वह मरीज़ के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ और आप और मरीज़ दोनों स्वस्थ रहें। चोट, घाव, ड्रेसिंग करते समय उत्सर्ग पदार्थ अर्थात जो एक्सक्रीटा मरीज़ का है, जब हम उसको उठाते हैं या उसके ऊपर कार्य करते हैं, तब भी उसके पहले और बाद में हमें हाथ अवश्य धोने चाहिए। चिकित्सीय उपकरणों के साथ कार्य करने से पहले और बाद में, अर्थात जो भी आपके वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जब आप उनके साथ काम करने वाले हैं तो अपने हाथ अवश्य धोएं, ताकि जो आपके उपकरण हैं वो किसी प्रकार से इन्फेक्टेड ना हो। और बाद में भी आप अपने हाथ अवश्य धोएं, क्योंकि वह उपकरण जो है आपके मरीज़ के संपर्क में आए हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ इन्फेक्शन आ गया हो या कुछ उनसे इन्फेक्शन होने का डर रहे, तो इसलिए आपको उनके बाद में भी हाथ अवश्य धोने चाहिए। और रोगी को खाना खिलाने से पहले और बाद में आपको हाथ अवश्य धोना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि हाथों को सही प्रकार से धोने की विधि क्या है। आइए देखते हैं हाथों को सही प्रकार से धोने की विधि। जैसे आप देख सकते हैं हाथों को किस प्रकार से धोना चाहिए। ऊपर से जो उंगलियां हैं उनके बीच में से आपको हाथों को साफ़ करना चाहिए। ये उंगलियां हैं, पोर्स हैं जो इनको आपको साफ़ करना चाहिए अच्छे से। अंगूठा देखिए अलग से आपको साफ़ करना चाहिए। और इसी प्रकार से हथेली से ही आप अपनी उंगलियां जो हैं
साफ कर रही हैं। तो ये कलाइयाँ हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको हाथों को साफ करना चाहिए। आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि हाथों को किस प्रकार से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ये तो हमने जाना कि हाथों को सही प्रकार से धोने की विधि क्या है। आइए जानते हैं अब इसका लाभ क्या है। रोगियों में संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। यदि हम अच्छे से हाथ धोते हैं तो हम रोगियों में संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं, ताकि जो संक्रमण है वो एक रोगी से दूसरे रोगी में ना जाए या एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना जाए। इस प्रकार से संक्रमण रोका जा सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। यदि कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी रोगी के संपर्क में है तो उसका संक्रमण का जो जोखिम है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर कीटाणु हैं हमारे जो रोग को फैलाने वाले हैं वो हाथों के माध्यम से ही फैलते हैं। तो इसलिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके संक्रमण के जोखिम को हम इससे कम कर सकते हैं। तीसरा, रोगी के मध्य क्रॉस संक्रमण से बचा जा सकता है, अर्थात सुपर इन्फेक्शन जो होता है उससे भी हम इस हाथ धोने के माध्यम से बच सकते हैं। तो ये इसके कुछ लाभ हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए कि हाथों को अवश्य ही आपको अच्छे से धोना चाहिए। आइए अब जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कि प्रसव की संभावित तारीख का परिकलन, अर्थात जिसको हम बोलते हैं EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। यह जानते हैं कि ये किस प्रकार निकालते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हमें किसी भी मरीज़ को, जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसको प्रसव की संभावित तारीख बताना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और इसको हम कैसे निकालते हैं। पहले जानते हैं इसका महत्व व लाभ क्या है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि विकास का पता लगाने में आसानी होती है। जब हम प्रसव की संभावित तारीख हमें पता होती है तो हम बता सकते हैं कि जो गर्भ में शिशु पल बढ़ रहा है उसकी वृद्धि और विकास जो उस समय का समय है, जैसे 3 महीने हुए या 4 महीने हुए, तो उस समय के हिसाब से उसका जो वृद्धि विकास हो रहा है वह सही है या नहीं है, कम तो विकास नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रसव की संभावित तारीख है, इससे हमें गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास का पता लगता है। सुरक्षित प्रसव कराने की योजना बनाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। जब हमें पता होता है कि प्रसव की संभावित तारीख क्या है, हमारे पास कितना समय है, या जो हमारा मरीज़ है, जो गर्भवती महिला है, उसके पास कोई जोखिम तो नहीं है, तो उस जोखिम से बचने के लिए उसके पास कितना समय है, तो यह सब योजना बनाने के लिए हमें समय मिल जाता है यदि हमें पता हो कि प्रसव की संभावित तारीख क्या है। तो यह सब इसके लिए इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए प्रसव की संभावित तारीख पता होना अत्यंत आवश्यक है। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो दंपत्ति है, जो नव दंपत्ति है, जो अभी अभी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो वे लोग प्रसव समय के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तथा आवश्यक प्रबंध कर सकते हैं। जैसे हमने जानते हैं कि कई लोग शहरों में आके डिलीवरी कराते हैं या शहरों में काम कर रहे हैं, उनके जो घर के व्यक्ति हैं वह गाँवों में रहते हैं। तो यदि किसी को पता है कि प्रसव की संभावित तारीख क्या है, कितना समय उनके पास है, तो गांव से लोगों को बुला सकते हैं उस समय जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए, या फिर व्यक्ति को, महिला को गाँव भेजने का प्रबंध कर सकते हैं कि टाइमली वो उसका सुरक्षित प्रसव करा सकें। और दूसरा, प्रसव कराने का जो पहली बार महिला गर्भवती होती है तो उसको थोड़ा सा डर लगा होता है, तो वह मानसिक रूप से तैयार हो जाती है इस समय में कि उसको पता चल जाता है इतना समय है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको बात करने का भी टाइम मिल जाता है। तो इसलिए प्रसव की संभावित तारीख पता होना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं, किस प्रकार से इसका अनुमान लगाते हैं। अनुमानित प्रसव तिथि, यह हम निकालते हैं अंतिम रजःस्राव तिथि, उसके साथ में हम 9 महीने और 7 दिन जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंतिम रजःस्राव तिथि 1 जनवरी 2019 है, तो उसमें जब हम 9 महीने और 7 दिन जोड़ देंगे तो वह 8 अक्टूबर 2019 बनेंगी। तो यह आपकी अनुमानित प्रसव तिथि है। यदि किसी महिला को अपना जो अंतिम रजःस्राव तिथि है अच्छे से याद है
तो उसमें अगर आप 9 महीने और 7 दिन जोड़ देंगे तो वह उसकी अनुमानित प्रसव तिथि या संभावित प्रसव तिथि निकल आएगी। कई बार यह होता है कि जो महिला है उसको अंतिम रजस्राव तिथि अच्छे से याद नहीं होती है, तो वह ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि जो डिलीवरी है वो किस समय होने वाली है। तो उसी हिसाब से जो उसके टीके लगने हैं या उसकी जो वृद्धि विकास का चक्र है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई जांच करानी है, तो हम उसके हिसाब से करा सकते हैं। आइए इसे अब एक वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से अनुमानित प्रसव तिथि निकाली जाती है। संभावित प्रसव की तिथि जानने से पहले हमें पूर्ण गर्भावस्था की अवधि जानना ज़रूरी है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 9 महीने 7 दिन या 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। ये अवधि पूर्ण होने के बाद ही एक प्राकृत प्रसव होता है। तो ये संभवतः प्रसव की तिथि जानने कैसा है वो अभी हम देखते हैं। संभावित प्रसव तिथि यानी कि EDD या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जानने के लिए एक गर्भिणी स्त्री का अंतिम रजस्राव तिथि यानी कि LMP या फिर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जानना ज़रूरी होगा। अंतिम रजस्राव तिथि एक महिला का अंतिम बार जो मासिक रजस्राव हुआ था उसका पहला दिन होगा। उसके साथ 9 महीने 7 दिन मिलाएंगे तो हमें संभावित प्रसव की तिथि आ जाएगी। उदाहरण, अगर एक गर्भिणी स्त्री का अंतिम रजस्राव की तिथि 1 जनवरी 2019 है, तो इसके साथ अगर हम 9 महीने 7 दिन या 40 सप्ताह या 280 दिन मिलाएंगे तो 1 अक्टूबर 2019 को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके साथ अगर 7 दिन मिलाएंगे तो 8 अक्टूबर 2019 को उस गर्भिणी स्त्री का संभावित प्रसव का तिथि होता है। कुछ गर्भिणी महिलाओं को अपनी अंतिम रजस्राव की तिथि पता नहीं रहता है। ऐसे स्त्रियों में जो है प्रथम त्रैमास अगर पूरे हुए हैं तो उदर परीक्षण से गर्भाशय बुद्ध की ऊंचाई के हिसाब से हम संभावित प्रसव की तिथि जान सकते हैं, या फिर जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से भी ये संभावित प्रसव की तिथि जान सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि संभावित प्रसव तिथि किस प्रकार निकाली जाती है, तो आज हमने इस प्रैक्टिकल मैनुअल के जो वीडियो प्रोग्राम है इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करी है। जैसे अस्पताल परिदृश्य की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि जब वह अस्पताल के अंदर जाए तो किन किन चीज़ों से उसको ध्यान देना है, कहाँ पर रोगी का पंजीकरण कराना है, कहाँ पर OPD है, कहाँ पर IPD है। तो यह सब हमने अस्पताल के परिदृश्य में देखा है। दूसरा, हमने जाना कि व्यक्तिगत स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए नहीं, रोगी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ रोगी, हम जन स्वास्थ्य की बात जब करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही हमने मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत EDD अर्थात जो प्रसव की अनुमानित तिथि है उसके बारे में जाना, कि उसके महत्व के बारे में जाना कि किस प्रकार से यह हमें सुरक्षित प्रसव कराने के लिए मदद करती है, या किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु का जो वृद्धि विकास है उसको जानने में हमारी सहायता करती है। तो आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, और अन्य प्रोग्राम्स के साथ फिर हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।